हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी कंटिन्यू रेगुलर चल रही होगी। एक बार आपके लिए फिर उपस्थित हूँ क्लास नंबर 14 लेकर। दोस्तों ऑलरेडी 13 क्लासें इस चैनल पर हो चुकी है। टॉप एमसीक्यू है। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। जो पावर ग्रेड का एग्जाम होने वाला है 7 फरवरी को, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग पोस्ट के नाम से। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने हुए रहेगा। मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे, आज इस वीडियो में कुछ ना कुछ अलग नया सीखकर जरूर जाओगे। बहुत डीपली जानने की कोशिश करता हूं हर वीडियो में, जितना मेरे से हो सके, जितना मेरे को याद रहता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है। आज की वीडियो मेरे को पता है लगभग 1 घंटे की वीडियो बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जो ऐड हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जितना भी जो भी होता है सिलेबस, वो लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर घुस जाएंगे। और कल जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, 15 नंबर वीडियो है, उसके अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ बनाकर दे दूंगा दोस्तों। पीडीएफ आप प्रोवाइड करवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर कहाँ दिए हुए हैं? यूट्यूब चैनल खोलोगे, मेरा चैनल को जो बैक कवर फोटो है वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं साफ साफ। तो पीडीएफ के लिए मेरे को कल कल की अगर पूरी हो जाए ना, कल 15 जब वीडियो पूरी हो जाए तब करना है दोस्तों। कल ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। कल मैं आपको नंबर भी वैसे मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो फाइनली पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। माय डियर, आज का ये पहला क्वेश्चन है। जल्दी से जिसको राइट आंसर आ रहा है जल्दी से कर दो। तो दोस्तों मैंने जो भी ये सीरीज चलाई है डीआरडीओ के, एक पहले सीरीज चलाई थी यूट्यूब पे, उससे भी बहुत गहराई में जाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है कि वह गेट जिसकी सहायता से किसी अन्य गेट का निर्माण किया जा सकता है। नोट गेट, और गेट, एंड गेट एवं और नैंड गेट। तो तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला अभी है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसकी सहायता से हम एक दूसरे गेट का निर्माण कर सकते हो, या फिर इसका एक आपको दूसरी ट्रिक याद है तो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कैसे? कि जो नैंड गेट होता है ना माय डियर, ये नोट गेट और प्लस एंड गेट का मिश्रण होता है। ठीक है, होता है या नहीं होता है? ठीक है, नैंड गेट और एंड गेट और नोट गेट का जो मिश्रण होता है उसको नैंड गेट कहते हैं। एक नैंड गेट होता है, एक दोस्तों नोर गेट होता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ये दोनों गेट होते हैं माय डियर, यूनिवर्सल गेट इनको बोला जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। यूनिवर्सल गेट, नोर गेट एंड नैंड गेट होता है। ठीक है, और ये नोट एंड और एंड, ये तीनों गेट माय डियर क्या होते हैं? बेसिक गेट होते हैं ये। ठीक है, क्या बेसिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट दो ही होते हैं, नोर और नैंड। अच्छा, इनके अंदर कई बार एग्जाम के अंदर क्या पूछ लेता है, इनके सिंबल। एग्जाम के अंदर अपने को सीधा सिंबल दिया होता है और अपने को पूछता है ये किस गेट का सिंबल है। तो जो जो नैंड गेट का सिंबल होता है ये होता है डियर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है अपने लगाते हैं A × B और बार लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये A और B मतलब गुणा करके जो भी संख्या आती है उसका उल्टा कर देंगे। 0 आई तो 1, 1 आई तो 0, रिवर्स कर देंगे। अच्छा, मैं इसके अब सबकी कार्यप्रणाली में आपको समझाना चाहता हूँ, आपका थोड़ा सा रिवीजन आ जाए मोटा मोटा। जैसे कि नोट गेट, पहला मैं ले लेता हूँ नोट गेट। माय डियर, ये इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। नोट गेट होता है, और व्युत्क्रम गेट इसको भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका सिंबल यूँ करके यू बना होता है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होता है रिवर्स होता है। यहाँ पे 0 देंगे 1 मिलेगा, 1 0 देंगे, ऐसे रिवर्स होता है। ठीक है, और गेट को माय डियर समांतर गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर गेट भी कहते हैं और गेट को। और इसका जो सिंबल बनता है यू बनता है इसका सिंबल। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा बन गया, बाकी आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। ये इसका सिंबल बनता है। और माय डियर समांतर गेट है, इसीलिए एक बात याद रख लेना कि और गेट होता है वो समांतर स्विचिंग की भांति कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला हम लगाते हैं A + B। ठीक है, किसके लिए बता रहा हूँ मैं? और गेट के लिए। वहीं मैं बात करूँ, एक अपना रह गया एंड गेट के लिए। तो एंड गेट के लिए ये श्रेणी गेट होता है। तो इसके लिए जो ये एक श्रेणी गेट होता है ना, तो एक बात इसकी भी याद रख लेना कि एक श्रेणी स्विचिंग की तरह ये भांति वर्ग कार्य करता है। इसका सिंबल माय डियर मैं आपको बता देता हूँ, यूँ करके यूँ इसका सिंबल होता है। अभी बन नहीं रहा है क्योंकि जो डिजिटल पेन है थोड़ा थोड़ा नया है ना, इसीलिए परफेक्ट बैठ नहीं रहा है। गुणा होता है, एंड मन गुणा, और मन जोड़, नोट मन विपरीत। ठीक है, एंड मन क्या होता है? गुणा।
इतना याद रख लो बस। और ये समांतर और श्रेणी गेट वाला कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। देखो आज का अच्छा क्वेश्चन है। आज के जो 20 क्वेश्चन मैंने लाए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखो, एक नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होल्स की संख्या के कम होती है से कम होती है, या ज़्यादा होती है, या बराबर होती है, या दो गुनी होती है। नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या के। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी आपको थ्योरी करवाना चाहता हूँ। माय डियर, सेमीकंडक्टर होते हैं ना अर्धचालक, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं नेज अर्धचालक, एक को बोलते हैं क्या, अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध एक होता है नेज, नेज मतलब शुद्ध, शुद्ध अर्धचालक, और अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध मतलब अवतरण अवस्था में, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। अभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या बराबर होती है। अशुद्ध चालक, अशुद्ध जो अर्धचालक होते हैं ये कैसे बनते हैं दोस्तों, डोपिंग के दौरान इनको बनाया जाता है। ठीक है, डोपिंग एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, मतलब इनमें ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक है, और डोपिंग मिलाने के कारण इनकी जो चालकता है उनमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जी है जो इसका बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अशुद्ध अर्धचालक है तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या कभी बराबर नहीं होती। ठीक है, इसमें बराबर होती है, इसमें कभी बराबर नहीं होती। और ये अशुद्ध अर्धचालक ही अपने आगे बनते हैं पी टाइप और एन टाइप। उसका आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा पी और एन की पूरी डिटेल क्या कहानी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ अपने को लिए पूछ लेता जो शुद्ध अर्ध अशुद्ध है उसके लिए फिर क्या हो जाता है दोस्तों, बराबर नहीं होती कभी भी। ठीक है, अभी बराबर होती है। नेज अर्धचालक पूछा है, नेज मतलब शुद्ध को क्या बोलते हैं, प्योर मतलब नेज, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियरली बता दी मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखो पी प्रकार का आ गया ना क्वेश्चन। एक कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखो, एक पी टाइप अर्धचालक, अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं होल्स, इलेक्ट्रॉन, ईएमएफ, वोल्टेज। आपको पता है यहाँ तो होल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, ईएमएफ का ऑप्शन काट दो, वोल्टेज का ऑप्शन काट दो। ठीक है, अब आपको पता है माय डियर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु, किसी भी मतलब पदार्थ में, तो इसको ये जहाँ पे जगह छोड़ देते हैं ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये इसको ये खाली हो गया। ठीक है, ये जो है ये ऐसा, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ये खाली हो गया तो इसको होल, होल बोलते हैं इसको, खाली जगह को। इलेक्ट्रॉन मतलब एक से दूसरी स्थान पर जाते जो खाली हुआ स्थान होते हैं ना उसको होल बोलते हैं। ठीक है, तो एक पी टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक, बहुसंख्यक के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजोरिटी। ठीक है, तो क्या होते हैं, होल होते हैं पी टाइप के अंदर। ठीक है, वहीं मैं बात करूं बहुसंख्यक जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन टाइप के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। खैर मैं आपको बता देता हूँ आप पूरी कहानी एन टाइप और पी टाइप की। ठीक है, अभी मैं बता के आया पीछे कि अर्ध जो अशुद्ध अर्धचालक होता है वो दो प्रकार का होता है माय डियर। कौन सा, एक तो पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा। और तो क्या है, इसमें जो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर 3 होते हैं, याद रख लेना। इसमें बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, ये ग्राही होता है मतलब एक्सेप्टर लेता है ये आइंस, और ये डोनर होता है जिसको दाता बोलते हैं। ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, दाता बोलते हैं एन टाइप को क्योंकि ये डोनेट करता है। अल्पसंख्यक, इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, मेजोरिटी तो बहुसंख्यक, मिनोरिटी को अल्पसंख्यक बोलते हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूं इसकी तो इसमें होल्स हो जाएंगे फिर। ठीक है, मतलब मिनोरिटी। समझ में आ गया, आई होप इतनी बातें समझ में। अब कई बार एग्जाम के अंदर इसके एग्जाम्पल पूछ लेता कि ये किसका एग्जाम्पल है, पी टाइप या एन टाइप का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल याद रख लेना माय डियर, सीधे सीधे है इसका बेरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, गैलियम और बेरिलियम इसका होता है शायद, है ना। और वहीं मैं एन टाइप की बात करूँ तो नाइट्रोजन, फार्फोस, ऑर्सनिक और एंटीमनी, बिस्मथ इसके अंदर आएगा। ठीक है, बिस्मथ भी इसी के अंदर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक डायोड जब फॉरवर्ड बायस में काम करता है तो अवश्य परत बढ़ती है, घटती है, अनंत होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है।
जल्दी से फटाफट आंसर कर दो इसका, जब जिसको भी राइट आंसर आ रहा है। माय डियर, एक सामान्य डायोड है जो कौन सी अवस्था में कार्य कर रहा है? फॉरवर्ड बायस में। मतलब कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का आपको पता है ना क्या है, कि प्लस को प्लस दिया है और माइनस का माइनस दिया है एक डायोड को, ठीक है। रिवर्स बायस मतलब क्या होता है? प्लस को माइनस दिया है, ठीक है, प्लस सिरे को माइनस दिया, उल्टा दिया रिवर्स बायस के अंदर। तो फॉरवर्ड बायस में एक डायोड काम कर रहा है, डिप्लेशन लेयर इसको बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। तो उस समय उसकी जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है वो घटती है, ठीक है। और ये डिप्लेशन लेयर होती है ना, ये डोपिंग पर निर्भर करती है। जितना हम उसके अंदर अशुद्धि मिलाएंगे, अगर डोपिंग ज़्यादा होगी तो जो अवश्य परत है उसका मान कम हो जाता है, ठीक है। और अभी मैं बता के आया माय डियर कि अवश्य परत अगर कम होगी तो अभी मैं बता के आया कि चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। जितनी डोपिंग अधिक होगी उतनी चालकता बढ़ जाती है। क्यों? अवश्य परत के कारण। अवश्य परत ये होती है ना, आपको पता है, यहाँ पे ये जो बीच का ये वाला गैप होता है, एक डायोड पी और एन, ये इसको तोड़ता है और ये वाली मोटी हो जाती है, तो चालकता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए अर्धचालक कहलाते हैं। आप कई बार मैंने बताया पीछे बार, ठीक है, इसके अंदर समझ में आ गया होगा। और इसका क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ ले रिवर्स बायस में, तो जो अवश्य परत होती है वो मोटी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को भी याद आया कि इसकी जो अवश्य परत की कई बार चौड़ाई पूछ लेता है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है कई बार एग्जाम के अंदर, तो सीधा सीधा याद रख लेना 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को उलझाने जो उलझाता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करता है एक स्टूडेंट को। कैसे? 1 माइक्रोमीटर ना देकर वो ऑप्शन के अंदर देता है 10⁻⁶ मीटर माय डियर, ठीक है, 10⁻⁶ मीटर। या एक ऑप्शन दूसरा भी दे सकता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये तीनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। क्या है? ये भी देख सकता है 1 माइक्रोमीटर और 10⁻⁶ मीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक सामान्य डायोड में उच्च डोपिंग के कारण होने वाली ब्रेकडाउन है जिन्नर ब्रेकडाउन, भंजक ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन उपयुक्त सभी। डायोड के अंदर सामान्यतः मैं आपको बता दूं, जल्दी से राइट आंसर कर दो जिसको भी आ रहा है। 1 मिनट में इसको, हाँ आप बता दो। वीडियो रोक लिया करो दोस्तों, आप कैसे वीडियो देखते हो, मतलब मैंने प्रश्न पढ़ दिया तो दोस्तों आप उसको तभी रोक दिया करो। आप पहले खुद राइट आंसर करने की कोशिश किया करो, ठीक है, कि मेरा राइट आंसर कौन सा है। अभी ये इसका नहीं है आंसर, ठीक है, मैं बताऊंगा। भंजक वोल्ट नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि एक एक जो डायोड होता है उसके अंदर सामान्यतः दो प्रकार की ब्रेकडाउन होती है, एक जिन्नर ब्रेकडाउन, एक एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन का जो आपको मैं बता रहा हूँ कंपेरिजन, एक होता है माय डियर जिन्नर ब्रेकडाउन, ठीक है, जो इसके अंदर दिया रखा है, और एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। एवलांचे ब्रेकडाउन, जिन्नर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि उच्च डोपिंग के कारण होने वाली ब्रेकडाउन क्या है? जिन्नर ब्रेकडाउन है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होएगा, जिन्नर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन होती है वो क्या होती है? निम्न डोपिंग के कारण होती है, ठीक है, हमेशा निम्न डोपिंग के कारण होने वाली ब्रेकडाउन कौन सी, मैं बताऊंगा कि क्या है, कि ब्रेकडाउन होता क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो इसके अंदर जो बंजन वोल्टता होती है ना, जिन्नर ब्रेकडाउन के अंदर जो बंजन वोल्टता का मान कई बार पूछ लेता है कि 5 वोल्टेज से 8 वोल्ट तक होता है, ठीक है। फिर इसमें कितना होता है? इसमें 8 वोल्ट तक होता है, सहनशीलता जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एवलांच जो ब्रेकडाउन होती है ना, ये सामान्यतः SCR में अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, SCR में होता है। और ये जिन्नर ब्रेकडाउन सामान्य डायोड में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। आई होप अब मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी। देख लो, एक पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि भंजन वोल्टता जो भी मैं मान लिखा के है वो क्या होता है। एक ग्राफ बनता है वोल्टेज व धारा के मध्य, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि जब एक डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, रिवर्स बायस में बता गया भाई, प्लस माइनस जब जुड़े हों तब रिवर्स, ये है फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस, ठीक है। तो एक डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है, तब क्या होता है, एक वोल्टेज का मान अपना जितना बढ़ाते हैं, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर, ठीक है, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर वोल्टेज का वह मान, ठीक है, वोल्टेज का वह मान जिस पर क्या होती है, धारा अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। क्या है कि क्या मैं अभी बोल के आया कि विभव का वह मान जहाँ पर जो धारा होती है वो
तीव्र से बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, भंजक वोल्टता कहते हैं, ठीक है। और ये है माय डियर अब जिन्नर ब्रेक डाउन, ठीक है। और ये है यहाँ वाला जो पॉइंट है माय डियर, ये कौन सा है, एवलांचे ब्रेक डाउन, ठीक है। ये एवलांचे और ये जिन्नर ब्रेक, याद रख लेना, रिवर्स बायस से है हमेशा पहले कौन सी ब्रेक डाउन होगी, पहले जिन्नर ब्रेक डाउन होगी, क्योंकि इसका जो मान है अभी लिखा के आया 5 से 8 वोल्ट तक इसका मान होता है सहनशील, ठीक है। ये 8 वोल्ट तक सहन कर सकती है, इसकी तब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। जड जिन्नर ब्रेकडाउन है 5 से 8 वोल्ट तक। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट करके लिख लेना माय डियर। क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किस डायोड में उत्क्रम पुनः प्राप्ति काल सबसे कम होता है, एलईडी डायोड, पिन डायोड, वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड। अब देखो ये है प्योर हिंदी, जिसको अपने शुद्ध हिंदी बोलते हैं। देखो ये शुद्ध हिंदी है, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर रिवर्स रिकवरी, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। रिवर्स को क्या बोलते हैं, उत्क्रम, पुनः प्राप्ति रिकवरी, काल को बोलते हैं टाइम, समय, ठीक है। तो सबसे कम जो रिकवरी जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो हमेशा शॉर्ट की डायोड का होता है, ठीक है, मतलब जल्दी से ब्रेक कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कर देंगे अपने। देखो एलईडी की मैं कोई 2-4 विशेषता बताना चाहता हूँ, इसकी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं। इसके अंदर 7 सेगमेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। कितने होते हैं, 7 सेगमेंट इसके अंदर लगे होते हैं। और यूँ देखो जो डिजिटल अपने होती है ना घड़ियाँ, जिसमें टाइम दिखाता है, तो दोस्तों वो होते हैं साइम। जैसे एक अपने को एक दिखाना है, अगर जो ये 2 बजे हुए हैं तो ये वाला सेगमेंट जलेगा, और ये वाला, ये वाला, और ये वाला, ठीक है। मतलब कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, तो कौन कौन सा सेगमेंट जलेगा, ये वाला जलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। वहीं मैं 3 की बात करूँ तो कौन कौन सा जलेगा, ये और ये। आपने देखा होगा इस जब ये 3 बनेंगे ये जलते हैं सेगमेंट, ठीक। ये किस में बनता है, ये जो इसमें क्या जो एलईडी है वो किसके निर्माण से बनता है माय डियर, ये गैल्वनी में और ऑर्सेनिक पदार्थ से बनाया जाता है। गैल्वनी में ऑर्सेनिक और गैल्वनी में फास्फोरस से बनाया जाता है। और ये हमेशा कौन सी दिशा में वर्क करता है, फॉरवर्ड वाइस में वर्क करता है। वहीं मैं पीएनडी डायोड की बात करूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है। ये एक प्रकार का ऐसा डायोड है जो PIN इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, सॉरी ये इतना ही होता है। तो हमेशा ये नेज अर्धचालक, केवल इसमें शुद्ध अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, केवल शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है इसे बनाने के लिए, ठीक है। इसका यूज कई बार पूछ लेते हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी कर देना, उच्च आवृत्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये शॉर्ट की डायोड की विशेषता तो रहेगी, क्योंकि जिस ऑप्शन को आपने लाया था, देखो इसकी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो अवश्य परत होती है, जो लेयर होती है डिप्रेशन लेयर, वो नहीं होती है, ठीक है। डिप्रेशन लेयर बिल्कुल नहीं होती है, बस इसकी एक विशेषता भी मेरे को याद आ रही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा टर्मिनल कौन सा होता है, एमिटर बेस कलेक्टर। ट्रांजिस्टर सामान्यतः बीजीटी को बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर सामान्यतः 3 टर्मिनल होते हैं माय डियर, ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। और ये क्या होती है, द्विदिशीय जो दोनों दिशाओं में कार्य करती है, द्विदिशीय जिसको युक्ति बोलते हैं वो होती है। ये क्या होती है माय डियर, धारा नियंत्रण, अभी लिखा देता हूँ मैं, ऐसे पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलते हैं। धारा नियंत्रण, धारा स्रोत है, ठीक है, ऐसी युक्ति है ये इसमें। अच्छा अब अपने को पूछा कि सबसे बड़ा टर्मिनल, इसके अंदर 2 बातें आपको याद रखना ना। अगर अपने को इसके अंदर आकार का पूछ ले, ठीक है, एक बात लिख लेना कि आकार किस में बड़ा होता है, तो कॉमन, ठीक है, और एमीटर और बेस, ठीक है। एक ये लिख लेना कहीं नोट करके। एक अपने को इसको डोपिंग भी पूछ लेते कि किस में डोपिंग ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो ये ई है, कुछ नहीं करना, ई उठा के यहाँ ले आओ, एमीटर और कलेक्टर और बेस, ठीक है। कि सबसे बड़ा टर्मिनल कौन है, कलेक्टर है, और एमीटर क्या है माय डियर, मध्यम वाला है, और बेस क्या है, सबसे कम छोटा टर्मिनल है, ये है। और जो सबसे अधिक डोपिंग किसकी होती है, एमीटर की। सबसे कम डोपिंग कौन सा वाला टर्मिनल है, बी नंबर बेस, और कलेक्टर मध्यम वाला है, ठीक है। आई होप क्लियरली चीज़ें बात आपको याद होगी, आ रही होगी, कुछ तो कुछ याद आ ही गया होगा दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि एमीटर बेस कलेक्टर होता है ना, यह एमीटर क्या करता है, एक जो आवेश होता है उसको क्या करता है,
उत्सर्जित करता है, ठीक है। और बेस उसको क्या करता है, मतलब कि कंट्रोल करने, हाँ, नियंत्रण करने का काम कौन करता है इसके अंदर, बेस, ठीक है। कलेक्टर क्या करता है, संग्राहक, मतलब स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करने का कार्य करता है कलेक्टर। क्लियरली चीज़ें याद आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। आपका फेवरेट था, एक दोस्त था मेरा, वो काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है मेरे साथ, लगभग 1 या 2 वीडियो उसने देखी थी पहले, वो काफ़ी टाइम से, अभी मेरे को नाम नहीं याद नहीं आ रहा उसका। एक उसने पहले कमेंट किया था जब डीसी जनरेटर मोटर चल रहा था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कराओ मेरे को, रुको जा भाई अभी टाइम नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है उस बंदे की इलेक्ट्रॉनिक्स फेवरेट है। अभी तक वो वीडियो मेरी कंटिन्यू देखता है, पूरी वीडियो देखता है, कभी ऐसे नहीं होता माय डियर की आधी दूरी छोड़ देता है, इंटरेस्टेड है मतलब पढ़ाई में। जो एक हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर को प्रत्यावर्ती, ये मेरा आज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको समझ में भी आएगा 100%। देखो, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है को प्रत्यावर्ती धारा देने देने पर, तो जो प्रत्यावर्ती धारा का जो धनात्मक चक्कर है, धनात्मक चक्कर में डायोड खालिस्तान की तरह कार्य करता है। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और सर्किट। और सर्किट तो कट काट ही दो, 3 ऑप्शन आएंगे, तीनों में से एक ऑप्शन आएंगे। जल्दी से फटाफट जिसको राइट आंसर आ रहा है वो फटाफट कर दो इसको, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। एक हाफ वेव रेक्टिफायर दे रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड लगे होते हैं माय डियर, एक ही डायोड लगा होता है, ठीक है। डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। यहाँ एसी आ रही है, यहाँ आउटपुट अपने को डीसी मिल रही है। अब मैंने यहाँ पे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे इसको जोड़ा, ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन किया, अब ये डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या दी, अब एसी सप्लाई, यहाँ इसको देखो, यहाँ से मेरे को एक एसी सप्लाई दी। अब ये कह रहा है कि एक धनात्मक चक्कर के अंदर, ध्यान से समझना बात को, ये धनात्मक चक्कर है एसी का, ये ऋणात्मक चक्कर है। अब जब इसको एसी सप्लाई का धनात्मक चक्कर मिलेगा, तब ये डायोड किस दिशा में कार्य करेगा, ये तब डायोड क्या कौन सा कार्य करेगा, ये मतलब कौन सा सर्किट की तरह कार्य करेगा, ओपन सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा। तो याद रख लेना हमेशा, ये शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा। पॉजिटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर माइनस क्या होगा, जो नेगेटिव होगा चक्कर, उसके अंदर दोस्तों माय डियर ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा तभी। देखो, अब इसके अंदर फाइनली अपने को, मैं आपको बात पूछ रहा हूँ कि ये तो अपनी अपनी जो प्योर डीसी होती है ना, जिसमें पल्स पल्स नहीं होते, तो अपने को डीसी जो मिलती है ना माय डियर, वो यूँ मिलती है। एक मिनट, आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत गहराई वाली चीज़ें हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को पल्सेटिंग डीसी मिलती है, ये मिलती है अपने को डीसी, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ वाला जो सर्किल है वो कहाँ गया फिर, ठीक है, कहाँ गया, क्योंकि माय डियर यहाँ पे जब वो आता है सर्किल, एक डायोड, उस समय जो डायोड होता है माय डियर, वो ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, खुल जाता है, इसीलिए ये क्षेत्र हो जाए वो नगण्य हो जाता है, इसीलिए अपने को डीसी मिलती है, ठीक है, यहाँ से इसी कारण तो हमें डीसी मिलती है, ठीक है। एक और बात याद रख लेना कि जब ओपन सर्किट के अंदर डायोड काम करता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, पश्चगामी होता है, ठीक है, लेगिंग होता है, और इसके अंदर लीडिंग होता है, फिर अग्रगामी होता है, ठीक है। अभी अपने क्या कर देंगे, राइट आंसर क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है धनात्मक चक्कर में। ये क्या कर यहाँ कब करेगा, जब एसी का ऋणात्मक चक्कर हो, ठीक है, जब एसी का ऋणात्मक चक्कर हो तब ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक पाई फिल्टर में सभी के क्वेश्चन मैंने एक एक दो दो उठाए, मेरे को पता है कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन को उठा सकता है। एक पाई फिल्टर में उपयोग में सामान्यतः होते हैं दो प्रेरक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, दो कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, दो प्रेरक और दो कैपेसिटर। देखो, पाई फिल्टर है, फिल्टर का उपयोग क्यों करते हैं, पहली बात तो क्यों करते हैं, उर्मिका, ठीक है, उर्मिका को कम करने के लिए, ठीक है, रिपल जिसको बोलते हैं ना फ्रिक्वेंसी के अंदर आते हैं, उसका उपयोग करते हैं।
दोस्तों ये एक नहीं कई प्रकार के होते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पढ़ जाना अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। एलसी फिल्टर फिल्टर होता है, श्रेणी प्रेरक फिल्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर माय डियर क्या लगा होता है, एक इंडक्टर लगा होता है और कैपेसिटर लगा होता है, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, पाई फिल्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक प्रेरक लगा होगा और दो कैपेसिटर लगे होंगे, फ्रिक्वेंसी को सुधारने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा डीपली जाने की हम अगर कोशिश करते हैं तो कैपेसिटर के पूछ लेता है कि इसमें जो कैपेसिटर होता है वो कौन सा होता है। तो एक विद्युत अपघट्य नाम का कैपेसिटर होता है, विद्युत अपघट्य, ठीक है। विद्युत अपघट्य कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये क्या होता है माय डियर, क्या हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है अन्य फिल्टर की अपेक्षा, ठीक है। आकार में बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें विद्युत अपघट्य कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है एक पाई फिल्टर के अंदर। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक एकीकृत परिपथ बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है एल्यूमिनियम, गैलियम आर्सेनिक, सिलिकॉन। एक ही परिपथ को क्या कहते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे बताऊंगा क्यों उपयोग करते हैं इसका। इसका आकार हम किस में व्यक्त करते हैं, जो एक आईसी होती है, या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर व्यक्त करते हैं या एमएम की स्क्वायर में इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो माय डियर किसका उपयोग करते हैं, हीट सिंक का, ठीक है। हीट सिंक का उपयोग करते हैं, हीट सिंक। अब इसका एक डीपली और चला जाता है एग्जामिनर, एल्यूमिनियम की बनी होती है हीट सिंक, किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। हीट सिंक क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए अवशोषित करती है, ठीक है। सिलिकॉन का क्यों बनाया माय डियर, क्योंकि सिलिकॉन की जो तापीय सहनशीलता होती है वो उच्च होती है माय डियर, ठीक है। तापीय सहनशीलता उच्च होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में लगा ना, टेम्परेचर तो वहाँ पे आई होगा। लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट, कई बार क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। जब डीआरडीओ की सीरीज चलाई थी, ठीक है, यूपीपीसीएल टीजी2 की सीरीज चलाई थी, तब से ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, ठीक है। एक लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट के खालिस्तान में भाग से अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/5000 भाग में से अधिक नहीं होना चाहिए माय डियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा है ये। निम्न व मध्यम वोल्टेज पारेषण में सहनशीलता होती है +-5%, +-12%, +-3%, +-6%। कौन सी है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, देखो मध्यम व निम्न वोल्टेज है पारेषण, ठीक है, ये तो ठीक है। मैं अब यहाँ तक अपने को यहाँ तक पूछ लिया, कोई बात नहीं, यहाँ तक आता है क्वेश्चन के अंदर। पर मैंने दोस्तों कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ये मध्यम व निम्न वोल्टेज की बात कर रहा है, मैंने ऐसी चीज़ों को पढ़ा है दोस्तों। ये तो निम्न मध्य वोल्टेज की बात कर रहा है ना, देखो ये मान लो फीडर है, ठीक है। फीडर से निकल रही है 11,000 वोल्टेज, जो अपना जीएसएस पे लगा होता है ना। ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो गली के पास लगा हुआ है, ठीक है। और ये कर रहा है 11,000 को 440 वोल्टेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माय डियर, पोल्स है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मेरा घर है, जो इस पे जो पोल सिंगल फेज इसमें आ रही है, सिंगल फेज और टू फेज आ रही है। ये आगे जा रहा है, यहाँ से अपने सिंगल फेस ले ली। ये तो अपने को क्या बात कर रहा है, निम्न एवं मध्यम की। दोस्तों मैंने ऐसी चीज़ों को पढ़ा है कि यहाँ से लेकर यहाँ से सहनशीलता जो विचरण है वो कितना है, इस लाइन से फीडर से निकल कर ट्रांसफार्मर तक कितना है। फिर यहाँ से पूछ सकता है, पूछ लेता है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर से निकल कर जो पोल्स है अपने वहाँ तक कितना है। फिर पोल से अपने घर तक कितना है, जो सर्विस लाइन होती है उसका कितना है। फिर घर से वहाँ तक कितना है। इतना डीपली जा सकता है कोई। देखो ऐसी मैंने चीज़ों को अनुभव किया है, पढ़ा है। कभी मेरे को टाइम मिलेगा ना, एक इसकी सारणी बनती है टेबल, तभी मैं बताऊंगा माय डियर, ठीक है। अभी के लिए अपना आंसर आएगा +-5%। ऐसी है चीज़ें हैं, बहुत अथेंटिक है। कहाँ पढ़ोगे आप, निमी के अंदर जब जाओगे ना, तब आप ऐसी चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। उच्च व अधिक, अति उच्च, ठीक है, अति उच्च जहाँ पे वोल्टेज होगी ना, वहाँ +-12%। आखिरकार है क्या ये, निम्न में 40 वोल्टेज, मतलब कि जितनी वोल्टेज होगी, मान लें मेरे पास 240 वोल्ट है,
तो उसका प्लस माइनस 5, मतलब 5% इसका घट सकता है और 5 माइनस भी हो सकता है। मतलब ये वोल्टेज है, जैसे प्लस माइनस 3% फ्रिक्वेंसी में नहीं देखा था, वैसे ही इसमें होता है माय डियर। जैसे 245 हो सकता है और 235 हो सकता है, घट घट बढ़ कर, ठीक है, इतना विचलन आ सकता है। और 3% मैंने बता दिया फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, अति उच्च और उच्च और अति उच्च के लिए प्लस माइनस 12% होता है। देखो न्यूमेरिकल दो आएंगे इसमें, अच्छे अच्छे वो भी न्यूमेरिकल है। देखो ये है बाइनरी संख्या, इसको अपने डेसिमल में चेंज करना है। 10101। सिंपल सा मैंने आंकड़ा कई बार आपको बताया कि अगर आपको बाइनरी संख्या दे और आपको डेसिमल संख्या पूछे तो क्या कर दिया करो, पहले उसकी संख्या लिखा करो कि अपने को संख्या दे क्या रखी है, ठीक है। अब यहाँ से उल्टे साइड के अंदर, यहाँ से नहीं और यहाँ से स्टार्ट करना होता है। यहाँ लिखोगे 1, फिर 2, फिर 2 से 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 दूने 32, 32 दूने 64, ठीक है। ऐसे मतलब उल्टा क्रम में लिख लेना। माना यहाँ ये आ जाता है, यहाँ पे 0 एक और आ जाता है, ठीक है। अभी के लिए अपना इतना ही है। देखो कैलकुलेशन उसके हिसाब से किया ना, ऑप्शन फिर उसके हिसाब से लाने पड़ते हैं। देखो ऐसी संख्या लिख कर एक बार सब कुछ मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो 1 0 1 0 1 बटा में मैं इसके लिखता हूँ 1 2 4 8 16। अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। देखो आपको क्या करना है, 1 1 वाली संख्या को जोड़ लेना है, ठीक है। 1 1 संख्या वाली को जोड़ लेना है, बाकी आपने किया होगा। देखो 0 को मैंने छोड़ दिया और इस 0 को मैंने 1, इसको मैं जोड़ूंगा 1, इसको मैं जोड़ूंगा 4 को और 16 को जोड़ूंगा मैं, ठीक है। 16 और 4 20 हो गए, मेरे पास एक बचा, तो मेरे पास फाइनली आंसर आएगा डेसिमल संख्या है 21, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब कई बार माय डियर यहाँ पे आधार 21, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, 21 10, 21 8, 21 16। तो किस तरफ जाते, आधार की तरफ, क्योंकि आपको पता है डेसिमल संख्या का जो आधार होता है वो 10 होता है, ठीक है। और एक ऑक्टल संख्या होती है जिसका आधार 8 होता है, और हेक्साडेसिमल होती है जिसका आधार 16 होता है माय डियर, ठीक है। और एक बाइनरी संख्या होती है, अभी इसमें दिया हुआ है, जिसका आधार 2 होता है, ठीक है। डेसिमल का मैंने बता दिया, इसका आधार 10 होता है। कई बार ऐसा एग्जाम के अंदर किस्मत अच्छी हो तब आ जाता है, आधार पूछ लेते हैं डायरेक्ट। देखो एक बस बार में निम्न राशियां उपस्थित होती है। बस बार किसे कहते हैं, मतलब एक लाइन्स होती है जिसको बस बार बोलते हैं। ये हमेशा एल्यूमिनियम से बनी होती है या कॉपर की भी बनी हो सकती है, कई बार बोलते हैं। इसके अंदर 4 राशियां होती हैं, प्रतिघाती शक्ति, सक्रिय शक्ति, रोटर कोण, चौथी है कौन सी है, चौथी है वोल्टेज, ठीक है। अब प्रतिघाती की कई बार दिशा पूछ लेते हैं कि इसकी दिशा किस पर निर्भर करती है, माय डियर इसकी दिशा वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रतिघाती की शक्ति की तो दिशा होती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है। ये हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। सक्रिय शक्ति की जो दिशा होती है वो रोटर कोण पर निर्भर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 765 kVA, 400 kVA, 220 kVA, 132 kVA दिए गए वोल्टेज होते हैं। लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज, लाइन से फेज आरएमएस वोल्टेज, फेज से फेज आरएमएस वोल्टेज, लाइन से फेज औसत वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज होते हैं ना, अपने को क्या रट रखा है कि आरएमएस वोल्टेज होते हैं। लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज, क्या, लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। क्लियरली इसमें 2 4 बातें और ऐड कर लो कि भारत के अंदर कई बार पूछ लेता है कि भारत के अंदर जो अधिकतम पारेषण है वो कितना हो सकता है दोस्तों, ठीक है। कितना हो सकता है, 765 kV तक अधिकतम पारेषण हो सकता है। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और आता है कि ओवरहेड लाइनों का आकार है वो किस नियम से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन आता है एंड्रूल्स, हेलेक्स का नियम, जो फेराडे का दाएं हाथ का नियम, और केल्विन के नियम अनुसार क्या करेंगे, जो ओवरहेड जो लाइनें होती है माय डियर, उसकी जो आकार होता है वो हमेशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है, हेलिक्स का नियम। इसमें ये उत्पादन वाला होगा ना। अब उत्पादन वाला कई बार पूछ रहे हैं, देखिए भारत में उत्पादन कितना हो सकता है, तो 11 kV तक होता है। इसको कितना कर सकते हैं, तो 33 kV तक कर सकते हैं। यहाँ तक होता है, यहाँ तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इसका ज़्यादा ज़्यादा नहीं कर सकते, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होता है, क्यों क्यों को नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि इंसुलेशन के कारण, ठीक है। इंसुलेशन भाई 33 kV कम नहीं होता,
यहाँ पे अपने को इंसुलेशन कितना लगाना पड़ा है, इससे अबव करेंगे तो कितना इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, इसीलिए फिर सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, इसके हिसाब से अपने इसका ज़्यादा नहीं करते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर अच्छा है 16। एक थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैसों में से राख के कणों को कौन अवशोषित करता है? वायु परितापक, चूर्णित चैम्बर, अतितापक और ईएसपी। सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्लू गैसों में जो राख होती है ना, उसमें के जो कणों को अवशोषित कौन करता है? ईएसपी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिप्रेशर, ठीक है। और और नंबर ऑप्शन है वायु परितापक। ये माय डियर क्या करता है, जो बॉयलर में से हवा आती है ना, उसको क्या करता है? हीट करता है, गर्म करता है। चूर्णित चैम्बर क्या करता है? चूर्णित चैम्बर, चूर्णित याद रख लो कि जो प्लांट के अंदर कोयला आता है माय डियर, कोयला सीधा नहीं डाला जाता, उसको पहले पीसा जाता है, बिल्कुल पाउडर की तरह बनाया जाता है। ट्रेन से कोयला आया, फिर उसको रखा, सेव किया, फिर उसको बिल्कुल एकदम पाउडर बनाया, फिर उसको जलाते हैं, यूज में लेते हैं। अतितापक का जो काम होता है माय डियर, जो बॉयलर से निकलने वाली भाप होती है ना, बॉयलर से भाप निकलती है, उसमें से जो नमी होती है ना, उसको सोख लेता है। सीधी थोड़ी भाप देंगे अपने, नमी को तो सोखना है, जो वायु वातावरण है जो गीली होगी थोड़ी सी, उसको सोख लेते हैं, फिर अपने को आगे की पूरी प्रोसेसिंग करते हैं। कई बार इसकी दक्षता पूछ लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी है, तो याद रख लेना 25 से 30% तक इसकी दक्षता मानी जाती है दोस्तों। स्थापित लागत पूछ लेते हैं, इसकी जो स्थापित लागत होती है सबसे कम होती है, ठीक है। और रनिंग लागत क्या होती है? लगभग सबसे ज़्यादा होती है प्लांट, क्योंकि माय डियर तभी बोलते हैं। अभी राजस्थान के अंदर एक सूरतगढ़ पावर प्लांट है, उसके अंदर उस प्लांट को दोस्तों बंद नहीं होने देते, ठीक है। उस प्लांट को अगर एक यूनिट ट्रिप हो जाती है तो दोस्तों पता नहीं कितना खर्चा लगता है यूनिट ट्रिप चालू करवाने का, इसीलिए बोलते हैं यूनिट को कभी ट्रिप नहीं होना, यूनिट ट्रिप हो जाती है तो बहुत ज़्यादा एक खर्चा अपने को देखने को मिल जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 17। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रण छड़, कंट्रोलक छड़ लगाने का उद्देश्य क्या है? न्यूट्रॉनों को सोखना, रिएक्टर के तापमान को नियंत्रण करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, उपयुक्त सभी। कौन सा प्लांट है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पता है, न्यूक्लियर के द्वारा मतलब विस्फोटक के द्वारा इसके अंदर जो है एनर्जी है जो अपने उत्पन्न करते हैं या वोल्टेज, ठीक है। नियंत्रण छड़ क्या करता है? न्यूट्रॉन होते हैं उसको सोखता है, और न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, मंदक मिडरेटर जिसको बोलते हैं, मंदक करता है, ठीक है। और जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, क्या होगा? ग्रेफाइट होगा, बेरिलियम हो गया, वे इसके मंदक के उदाहरण हैं। और रिएक्टर के जो तापमान को नियंत्रण कर रहा है उसको कूलिंग पदार्थ है, ऐसा कुछ बोला जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। अभी अपने क्या करेंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। इसमें इतना ही है। हाँ, इसमें एक और याद रहेगा, कई बार इसमें उसमें जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें ईंधन क्या लेते हैं? ईंधन के रूप में कोयला उपयोग में करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें यूरेनियम भी अलग अलग होते हैं, अभी एक ही याद आ रहा है, यूरेनियम और प्लूटोनियम के रूप में ईंधन का उपयोग करते हैं। और इसमें एक विस्फोटक की तरह तोड़ा जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन की बौछारें निकलती है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इस न्यूट्रॉन की जो बौछारें इतनी तेज़ होती है, जो सामने बंदा आता है ना, वो मतलब उसको छील देती है, पूरा छील देती है, तो उसका बिल्कुल आप ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन 18। अधिकतम लोड व संयोजित भार का अनुपात कहलाता है? अधिकतम लोड व संयोजित भार का अनुपात क्या कहलाता है? डिमांड फैक्टर माय डियर, ठीक है। इसका मान इकाई से कम होता है, क्या होता है? इकाई से कम होता है डिमांड फैक्टर का जो मान होता है, ठीक है। सारे पढ़ लेना, मैंने एक ही बताया है, लोड फैक्टर पढ़ोगे, क्षमता फैक्टर पढ़ोगे, आगे आएगा यूटिलाइजेशन फैक्टर मैं बता दूंगा। लोड फैक्टर को आपको पढ़ना है, क्षमता फैक्टर बस कुछ नहीं करना है माय डियर। मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर आगे मैंने दिया क्वेश्चन, ऐसा ना पूछ कर एग्जाम के अंदर इसके एग्जाम्पल दे देगा कि एक पावर प्लांट के अंदर इतने से वाट है और इतने उस पर संयोजित भार है, तो बताइए हमें लोड फैक्टर की गणना करें या क्षमता फैक्टर की गणना करें, ठीक, कैपेसिटिव फैक्टर होते हैं उसकी गणना करें। तो एक सूत्र याद कर लो और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत होता है मेरिट बनाने के लिए, नंबर आने के लिए, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि संयोजित भार का मान हमेशा ज़्यादा होता है अधिकतम लोड से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम लोड, संयोजित भार का मान हमेशा ज़्यादा होता है मैक्सिमम लोड से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। 19 नंबर कि ये देखो, अभी मैं बात कर रहा था पीछे, 500 वाट क्षमता वाले पावर प्लांट पर यदि अधिकतम लोड 490 है तो उपयोगिता कारक की गणना करें। अब माय डियर, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा एग्जाम के टाइम, तभी आप उस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो अधिकतम लोड होता है ना, अधिकतम लोड लिख लेना यार, जो प्लांट की क्षमता है, प्लांट की क्षमता है उसका अनुपात उपयोगिता कारक या यूटिलाइजेशन फैक्टर इसको बोलते हैं, इसका मान हमेशा इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है। मैं कैलकुलेशन करूँगा, अधिकतम मेरे पास है कितना है 490 है, और मेरे पास प्लांट जो कितनी क्षमता का है 500 वाट का। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लिया गया, अरे क्या हो गया भाई। देखो मैं कैलकुलेशन करूँगा 490/500, तो इसको कैलकुलेशन करूँगा 50/49 करूँगा, मेरे पास फाइनली आंसर आएगा 0.98। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके मिलान करके देख लेना सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए। एक सिरोपरी लाइन में उपस्थित सीरीज अवयव होते हैं, सिरोपरी लाइन में 4 अवयव उपस्थित होते हैं, एक दो सीरीज के अंदर, दो पैरेलल के अंदर। सिरोपरी लाइन ओवरहेड लाइन को कहते हैं माय डियर। ये ACSR से निर्मित होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, देखो सिरोपरी लाइन होते हैं, उसमें अंदर 4 अवयव उपस्थित होते हैं, 4 अवयव उपस्थित होते हैं, 2 सीरीज के अंदर, 2 समांतर के अंदर। ठीक है, ये सिरोपरी ओवरहेड लाइन है। तो समझ गए होंगे माय डियर, ये है रेजिस्टेंस, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और मेरे पास है, ये है इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर, तो मेरे पास ये वाले इंडक्टर ऑप्शन नहीं है, ये भी इंडक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि समांतर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर होता है और एक चालकता होती है। कैपेसिटर और चालकता सिरोपरी लाइन के समांतर में संयोजित होते हैं, या मानते हैं ऐसा। ठीक है, और रेजिस्टेंस और जो इंडक्टर होता है वो क्या होता है माय डियर, वो इसके सीरीज में जुड़ा होता है, इसका समांतर में जुड़ा होता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन आज। बाकी आपका जो इसमें मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन, ये PDF मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कर दिया करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, और लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको एक मैराथन क्लास चलाऊँ जो कि लगभग 2 से 3 घंटे की, या 3 से 4 घंटे की लगभग हो आपके लिए। उसमें सारा का सारा जिसले पिछले 0 से 100 लेवल तक आपको सारा करवाऊँगा, पर एक कंडीशन पे करवाऊँगा। ठीक है, एक कंडीशन पर आऊँगा, वो कंडीशन मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माय डियर, आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।